अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारा कोर्स काफ़ी कम हो चुका है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स नहीं है। ये आज वाला जो लेक्चर है ये टॉपिक्स सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन आगे जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उनके लिए इनकी हॉल होनी ज़रूरी है। तो आज थोड़े से टाइम में हम इनको ओवरव्यू करेंगे ताकि इनकी बेसिक टर्म इस चैप्टर की बेसिक्स आपके नॉलेज में रहें। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। बेटा ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक लेटर थर्म एंड डायनामिक्स। अब हमारे पास थर्म का मतलब क्या है? थर्म का मतलब है हीट, ठीक है। थर्म का क्या मतलब है? हीट। और डायनामिक्स आप पढ़ते आ रहे हैं कि मोशन। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हम हीट इन मोशन कि हीट कैसे ट्रैवल करती है। अच्छा, सिर्फ ट्रैवलिंग का नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफर किस किस फॉर्म में हो रही है, जस्ट लाइक ए हीट, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब कि वापस केमिकल एनर्जी हीट में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे दोबारा हीट में कन्वर्ट हो रही है या हीट उनमें कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में देखेंगे। इसके इनको पढ़ने के लिए हम थर्मोडायनामिक्स के वैसे तो 4 लॉज हैं, उनमें से 2 इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज है। मसलन हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवन मेट्रोलॉजिस्ट थर्मोडायनामिक्स के बगैर ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स में जो हम पढ़ेंगे या इसमें हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं, सबसे ज्यादा हीट इंजन। देखिए, अब हीट इंजन ना होता हमारे पास, ये 15-16 सेंचुरी में इन्वेंट हो गया था। अगर हीट इंजन हमारे पास ना होता तो आज ये कोई मैकेनिकल मोशन, कोई गाड़ी ना चलती, कोई हमारे पास ये घरों में जनरेटर यूज कर रहे हैं, ये जो डोमेस्टिक लेवल पे यूज करते हैं, इसमें हीट इंजन लगा तो उसे हम क्या तो जनरेटर देते हैं, लेकिन उसमें पहले हीट इंजन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को प्रोवाइड करता है। इस तरीके रेफ्रिजरेटर्स, इनके बगैर जिंदगी नामुमकिन सी लगती है, हीट पंप्स, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस, इनके प्रिंसिपल, ये किस तरह काम करते हैं, इन सब को हम देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले टर्म हम डिफाइन करते हैं वो है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर आप मैट्रिक में पढ़ के आए हमारे पास कि मैट्रिक में डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। तो वो डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है कि किसी बॉडी में कितनी हीट मौजूद है, ठीक है। या यहाँ पे मैंने ये लिखा एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, टू ट्रांसफर हीट टू अनदर सिस्टम, कि किसी बॉडी की कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है कि वो किसी दूसरे को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ज्यादातर वर्ड हम हॉटनेस यूज करेंगे क्योंकि कोल्ड या ठंड या जिसे हम कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे हम ज्यादा हीट एग्जिस्ट करती है, कि हम ये कहते हैं कोल्डनेस को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ हीट, एब्सेंस ऑफ हीट को डिफाइन करते हैं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन में जो ज्यादा वर्ड यूज करेंगे हम ये कहेंगे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। या एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और भी की जाती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी, इन अ सिस्टम, इन अ मैटर, उसको हम टेम्परेचर से डिफाइन करते हैं। क्या मतलब कि टेम्परेचर जो है इसको प्रोपोर्शनल लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। मसलन जैसे हमारे पास हमने एक पानी बॉयल करने के लिए रखा चूल्हे पे, तो देखें स्टार्ट में कुछ भी नहीं होता, पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल अपनी स्टेशनरी हालत में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम गुजरता है हमारे पास तो उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, वो इवेपोरेट करने लग जाते हैं, बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब उसका क्या कि उनके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये भी टेम्परेचर की डेफिनेशन में हम लेते हैं। तो कितनी डेफिनेशन होगी टेम्परेचर की? 3 डेफिनेशन होगी कि हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको हम टेम्परेचर से इंडिकेट करेंगे। या एबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम टू ट्रांसफर हीट टू अनदर सिस्टम, इससे रिलेटेड लेंगे। या एक डेफिनेशन जो आप सबसे आसान है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो हीट है। हीट कि हीट क्या चीज है नॉर्मली? अच्छा, टेम्परेचर का जो यूनिट हम यूज करते हैं, ऐसा यूनिट हमारे पास है वो केल्विन है, लेकिन आप इसमें केल्विन की बजाय डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन है, लेकिन नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में सेंटीग्रेड का ज्यादा यूज
इस तरीके फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट टेम्परेचर और हीट को एक ही टर्मिनोलॉजी में ले रहे होते हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। हीट एनर्जी की फॉर्म है, हीट हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये ट्रांजिट फॉर्म में होती है। ट्रांजिट फॉर्म का ये मतलब है कि हर वक्त ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। किसी एक जगह नहीं कह सकते कि इस बॉडी में इतनी हीट मौजूद है, ठीक है। अगर उसमें हीट मौजूद होगी वो दूसरे बॉडी में नियर बाई जो मॉलिक्यूल होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें ट्रेवल कर देगी। इसके एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप किचन में से कोई कॉफी बनाई, चाय बनाई, अब आप उसको फौरन ड्रिंक नहीं कर सकते, आप उसको पी नहीं सकते। ऐसा करेंगे तो अपनी जुबान जला बैठेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब होता क्या है कि वहां पे उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास वो सिस्टम है, वो चाय का कप है, वो कॉफी का मग है, उसमें हमारे पास उसकी टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा है। तो उसका क्या होगा हमारे पास कि वहां से हीट, मसलन ये उसकी हीट है, तो वहां से जो हीट एनर्जी है ना वो सराउंडिंग में जा रही होगी, नियर बाई जा रही होगी, जो साथ हमारे पास सराउंडिंग हमारे पास। अब होगा क्या, क्योंकि इनकी हमारे पास इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इस टेम्परेचर से हमारे पास कम टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी ट्रेवल करती है। उस वक्त ट्रेवल करती जाएगी जब तक ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे वापस ना आ जाए, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास इसके अपोजिट ले लें कि हमारे पास एक बिल्कुल फ्रिज से एक फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई आपने कोल्ड ड्रिंक निकाली, वो आप फौरन ड्रिंक नहीं कर सकते। उसका क्या है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कम है, तो आप की बॉडी का या आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, आप उसको थोड़ी देर रख देते हैं। अच्छा, उसके साथ आप एक और काम भी करते हैं, और काम क्या करते हैं कि उसे जरा शेक कर लेते हैं। अब शेक करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होने का क्या मतलब है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। अच्छा, ये और है, लेकिन होगा क्या कि उस कोल्ड ड्रिंक में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक, तो वहां से हमारे पास सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम की तरफ आ रही होगी एट लो टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी को बेटा हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज टाइप ऑफ एनर्जी, कि जो हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये एट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ या सिस्टम की तरफ ट्रेवल करेगी हमेशा। अच्छा, इसका नॉर्मली यूनिट जॉल लेते हैं हम, वो जॉल ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है तो इसका यूनिट हम जॉल लेंगे। लेकिन एक और यूनिट में हम यूज करते हैं कैलोरी। अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, ये रिलेशन याद रखना। ये ज्यादातर यूएसए में यूनिट यूज होता है, लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स में ज्यादातर कैलोरीज की हीट, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, उन सब के लिए ज्यादातर यूनिट ये कैलोरी ही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा आपने कि हमारे पास बॉडी का कोई भी बॉडी जब उस पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाए तो बॉडी हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होती है। वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम यहां से नाम से जाहिर है कि कोई हीट इन्वॉल्व होगी, लाजमी बात है, हीट इन्वॉल्व होगी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से हम ये लेते हैं कि जस्ट लाइक स्टूडेंट आप सुबह कॉलेज में आते हैं जब, तो आपको आते कुर्सियों में बैठते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास मेटालिक चेयर हैं, तो प्लास्टिक की भी होंगी, तो फौरन ठंडी लगती है। जब आप बैठते हैं फौरन ठंड लगना शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं कि हमारा जिस्म हीटअप होगा। जिस्म हीटअप नहीं होता आपका, जब आप बैठते हैं तो आपका और चेयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है, तो आपका बॉडी हॉट है, आपके बॉडी से क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट ट्रेवल करेगी उस चेयर में, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर लेवल हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हीट ट्रेवल बराबर हो जाएगा। अब ये भी कह सकते हैं नेट हीट ट्रेवल जो है वो जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों बॉडी से एक जैसी हीट ट्रेवल कर रही होगी, जितनी निकल रही होगी उतनी वापस आ रही होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं हमारे पास कि थर्मल इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं कि जब दो बॉडी जो एक दूसरे से कांटेक्ट में हो उनका टेम्परेचर जो है बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी तरीके दूसरी एग्जांपल अगर गर्मियों के केस में डिस्कस करें कि गर्मियों में कुछ चीज बाहर बेंच, बाइक बाहर घूमे तो 10 मिनट भी खड़ा रह जाए, जब आप वापस उस पर बैठेंगे फिर आपको वो चीज हीट लगेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगी। उस केस में उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट आपकी तरफ ट्रेवल कर रही होगी। अब वहां से हीट जब ट्रेवल करेगी थोड़ी देर बाद जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर सेम होगा तो हम
जब नेट हीट ट्रेवल जीरो हो जाएगी तो आपको वो चीज ठंडी या गर्म लगना, हीटेड या कोल्ड लगना भी बंद हो जाएगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें बॉडी का कांटेक्ट में होना या ना होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये तो सिंपल डेफिनेशंस हैं, इनको जस्ट आपने यहाँ से ये वाली इक्वेशन लाजमी जहन में रखनी है। इस इक्वेशन का नेक्स्ट में काफी यूज आएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम जस्ट एक डेफिनेशन के तौर पे याद रख लें, ये कोर्स में हमारे शामिल नहीं है। अच्छा, जो हमारे कोर्स में चीजें, ये जितना भी लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह की मैंने कहा ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। इसी तरीके नेक्स्ट में जो टर्म है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये बहुत जरूरी है। अब इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि किसी कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, उसके जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके तमाम एनर्जी, उनकी जितनी भी एनर्जीज हैं, उनके सम अगर कर लें तो वो जो नई एनर्जी बनेगी, वो जो समेशन बनेगी हमारे पास, वो इंटरनल एनर्जी है। अब इस समेशन में हम देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। वो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, जिस तरह सॉलिड्स में हमारे पास। ठीक है, और सबसे बढ़ के पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। अब पोटेंशियल एनर्जी, बाकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, ये तो स्टूडेंट आपके ज़हन में क्लियर है। लेकिन जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आता है तो आपके ज़हन में यही आता है कि mgh, पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह कंसीडर कर लेते होते हैं, mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि किसी पोजीशन की वजह से किसी मॉलिक्यूल में, किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है। अब यहाँ पे तो हमारे पास हाइट से या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आएगा हमारे पास। अब इसको जो इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल U से इंडिकेट करते हैं, तो नॉर्मली हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जिक्र कर रहे होते हैं, जिसको डेल्टा U से डिफाइन करते हैं। किसे? डेल्टा U से डिफाइन करते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, और चौथी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से या बॉन्डिंग की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स के आपस में, उसकी वजह से हो सकती है। अकॉर्डिंग टू KMT, इस चैप्टर में ज्यादातर हम गैसियस स्टेट में मैटर पढ़ेंगे। KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। वहां पे हम उसके ना दो पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं कि एक कि मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, वो जस्ट उनकी आपस में कोलिजन की होती है। इसके अलावा वो कोई फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगाते। इसके अलावा मतलब फोर्स नहीं लगाते, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि जब फोर्स नहीं लगा रहे और सिर्फ कोलिजन की फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब उनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं है। और अट्रैक्शन नहीं है तो अट्रैक्शन किस वजह से थी? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग की वजह से थी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में हम बॉन्डिंग वगैरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। जब कंसीडर नहीं करेंगे तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हुई? कि यहाँ पे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को लेके वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर के अट्रैक्शन की वजह से थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग की वजह से थी। तो जब वहां पे हमने ये कंसीडर कर लिया मॉलिक्यूल सिवाय कोलिजन की कोई फोर्स लगा ही नहीं सकते, तो इसका ये मतलब लिया हमने कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्डिंग वगैरह हमारे पास क्या है? वो जीरो है। बाकी अब कितनी काइनेटिक एनर्जीज रहेगी? 3 काइनेटिक एनर्जीज रहेगी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी हम अकॉर्डिंग टू KMT जीरो कंसीडर कर लेते हैं। रोटेशनल को भी जीरो कर लिया और वाइब्रेशनल को भी जीरो कंसीडर कर लिया, इन दो को भी जीरो कंसीडर कर लिया। अब बाकी हमारे पास कितनी एनर्जी रहेगी? जस्ट एक रहेगी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब इस चैप्टर में हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि जब भी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी का जिक्र आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जस्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जस्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जिस तरह पीछे हमने ये देखा था कि टेंपरेचर में कि जो टेंपरेचर है हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज, जब काइनेटिक एनर्जी के टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये कहेंगे कि टेंपरेचर जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन बाकी सारे चैप्टर में जितना भी बाकी आगे पढ़ेंगे, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है कि जो टेंपरेचर जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता बेटा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता
क्योंकि टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने बाकी एनर्जी जीरो कर चुके हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दिया, तो बाकी हमारे पास कौन सा बच गया? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बच गया। तो हम इंटरनल